हेलो दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो का विषय है प्राचीनतम अनुबंधन, अंग्रेजी में जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। पहले हम प्राचीनतम अनुबंधन शब्द के अर्थ पर एक नजर डालते हैं। प्राचीनतम या क्लासिकल और अनुबंधन किसी प्रकार का मानसिक रूप से व्यक्ति में एक बंधन हो जाता है। बंधन मतलब यहां पर है सीखना। प्राचीनतम इसको इसलिए कहा गया है कि सबसे पहले जो सीखने का सिद्धांत दिया गया था वो यही था। ये एक प्रकार के सीखने की प्रक्रिया होती कि किस प्रकार कोई प्राणी, कोई जीव, कोई व्यक्ति सीखता है। और याद रखें, सीखना क्या होता है? सीखने का मतलब है जब हमारे व्यवहार में परमानेंट रूप से मॉडिफिकेशन हो जाए अनुभव के माध्यम से, और फिर हम उसी अनुरूप अपना व्यवहार करने लगे तो उसे हम सीखना कहते हैं। प्राचीनतम अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है सीखने की जो तब उत्पन्न होती है जब दो उद्दीपक, दो स्टिमुलस, उनका नेचर अलग अलग है, को बार बार एक दूसरे के साथ जब उनको एसोसिएट कर देते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक प्रकार से सीखने की प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है। कैसे? कि एक उद्दीपक को दूसरे उद्दीपक के साथ जब जोड़ देंगे तो जो प्रतिक्रिया प्राणी पहले उद्दीपक के फलस्वरूप करता था वही प्रतिक्रिया वो दूसरे उद्दीपक के फलस्वरूप भी करने लगता है, वो सीख जाता है। ये प्राचीनतम अनुबंधन है। परिचय, इसे हम प्राचीनतम अनुबंधन के साथ साथ प्रतिवादी, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, व्यवहारिक प्रक्रिया और सीखने का एक प्रकार भी कहते हैं। अब ये प्रतिवादी अनुबंधन क्या है? कि जिस व्यक्ति पर प्रयोग किया जाता है या कोई व्यक्ति क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत के अनुरूप सीखता है तो उसे हम प्रतिवादी या रिस्पोंडेंट कहते हैं। व्यवहारिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि व्यक्ति के अंदर व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और वो उस व्यवहार के माध्यम से ही रिस्पोंड करने लगता है। तो बिहेवियरल प्रोसेस है ये, और सीखने का एक प्रकार तो है ही है। प्राचीनतम अनुबंधन में प्राकृतिक प्रतिक्रिया, नेचुरल रिस्पॉन्स, जिसको हम बार बार इस्तेमाल करेंगे यूसीआर के नाम से, और असतत उद्दीपक, डिस्क्रीट स्टिमुलस बोलते हैं। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है यहां पर कि वो उद्दीपक जो वैसी प्रतिक्रिया व्यक्ति के अंदर उत्पन्न कर ही नहीं सकता है। यहां पर डिस्क्रीट का मतलब ये है। कहने का अर्थ ये है कि मान लिया जाए किसी विद्यार्थी को एक पेन दिखाएं हम, क्या उस पेन को देखने से उस विद्यार्थी के मुंह में पानी आएगा? नहीं। तो जो मुंह में पानी आने का जो रिस्पॉन्स है, वो प्रतिक्रिया है एक प्रकार की, वो उस पेन से रिलेटेड नहीं है। और उस प्रतिक्रिया के संदर्भ में जो पेन है, पेंसिल है या कोई पुस्तक है, वो डिस्क्रीट स्टिमुलस है। तो इसमें क्या होता है? एक डिस्क्रीट उद्दीपक और प्राकृतिक प्रतिक्रिया, यानी कि कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स के बीच में एक संबंध स्थापित किया जाता है, एक रिलेशन बनाया जाता है कि जैसे ही व्यक्ति को वो डिस्क्रीट उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए तो वो व्यक्ति प्राकृतिक रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे। अर्थात उस विद्यार्थी को पेन दिखाते ही अगर उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाए तो हम ये कहेंगे कि जो पेन था वो डिस्क्रीट उद्दीपक था और मुंह में पानी आने वाला प्राकृतिक प्रतिक्रिया थी। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, इसे ये प्राचीनतम अनुबंधन कहते हैं। अब इसके पीछे सिद्धांत या थ्योरी क्या काम करती है? आप देखेंगे अनुबंधन
बंधन एक प्रकार का बांधना, दो उद्दीपकों को युग्मित करके किया जाता है। युग्मित का मतलब है पेयर करना, आपस में उनको जोड़ देना। दो प्रकार के उद्दीपकों को आपस में जोड़ा जाता है ताकि वो दोनों एक ही प्रकार के रिस्पॉन्स व्यक्ति के अंदर प्रोड्यूस कर सके। अब आपको ये बात बड़ी एक आश्चर्यजनक लगेगी कि दो अलग अलग प्रकार के उद्दीपक क्या किसी व्यक्ति में एक रिस्पॉन्स उत्पन्न कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और यही तो क्लासिकल कंडीशनिंग। और क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव ने प्रपोज की थी, जो कि रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने काफी सारे प्रयोग किए कुत्तों पर, और उन प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने ये दिखा दिया कि प्राचीनतम अनुबंधन सीखने का ही एक रूप होता है। उन्होंने क्या किया? एक जैविक रूप से महत्वपूर्ण उद्दीपक लिया बायोलॉजिकली, जैसे फूड हमारे लिए है, रसगुल्ला, रसमलाई, गुलाब जामुन, बर्फी, रोटी, सब्जी, दाल, ये हमारे लिए क्या है? जैविक रूप से महत्वपूर्ण उद्दीपक है। तो कुत्ते के लिए मीट पाउडर है, क्योंकि मीट जैसे कुत्ते को मिलता है, बोन मिलती है उसको, प्रतिक्रिया उसकी जो ऑटोमेटिक होती है, रिस्पॉन्स उसका नेचुरल होता है। उन्होंने मीट पाउडर लिया क्योंकि वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है, उसको उन्होंने एक घंटी की आवाज के साथ जोड़ दिया। मीट पाउडर यहां पर अनकंडीशनड स्टिमुलस है, घंटी यहां पर कंडीशनड स्टिमुलस हुई। अब मीट पाउडर से कुत्ते के मुंह में लार उत्पन्न होती थी प्राकृतिक रूप से। किसी भी कुत्ते को आप दिखाओगे मीट का पाउडर, जैसे उसको देखा उसके मुंह में लार आ जाए, ये उसका प्राकृतिक नेचुरल रिस्पॉन्स है। लेकिन कमाल ये है कि इवान पावलोव साहब ने घंटी की आवाज से कुत्ते के मुंह में लार उत्पन्न कर दी। इसीलिए तो इसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। अर्थात जो लार उत्पन्न हो रही थी वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। किसके प्रति? अनकंडीशन स्टिमुलस। वो क्या था? मीट पाउडर। अब घंटी, बेल की आवाज एक कंडीशन स्टिमुलस के रूप में आई, और जिससे अनकंडीशन रिस्पॉन्स उत्पन्न हुआ, जो कि लार उत्पन्न होने लगी। यही है इसके पीछे सिद्धांत। यानी कि दो उद्दीपकों को आपस में पेयर किया जाता है, और दोनों से फिर एक जैसा, जो कि अनकंडीशन स्टिमुलस के प्रति अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, कंडीशन स्टिमुलस भी वैसा ही रिस्पॉन्स व्यक्ति के अंदर, प्राणी के अंदर उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है। इसमें एक पॉइंट ध्यान देने योग्य और है कि जब व्यक्ति अनकंडीशन स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करके अनकंडीशन रिस्पॉन्स देता है, उसी प्रकार से कंडीशन स्टिमुलस के प्रति जब व्यक्ति रिस्पॉन्स देता है, उसे हम कंडीशन रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। हालांकि वो रिस्पॉन्स, वो प्रतिक्रिया सेम ही होती है। जैसे मीट के पाउडर के प्रति कुत्ते के मुंह में लार उत्पन्न होना, क्योंकि मीट का पाउडर अनकंडीशन स्टिमुलस है, मुंह में लार उत्पन्न होना अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। अब यही अनकंडीशन रिस्पॉन्स जब कुत्ता बैल की आवाज से करने लगता है, तो उसे हम कंडीशनड रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर किया गया है। जब हम पहली बार घंटी बजाएं, तो व्यक्ति या प्राणी किसी प्रकार का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है। ज्यादा से ज्यादा क्या प्रतिक्रिया होगी? घंटी बजाई तो इधर उधर देख लिया, बाकी जो वांछित प्रतिक्रिया, जो हमारी डिजायर्ड रिस्पॉन्स है कि हमारी घंटी बजने पर उसके मुंह में लार उत्पन्न होनी चाहिए, पहली बार में ऐसा संभव नहीं होता। लेकिन उसको जब हम फूड के साथ पेयर कर देते हैं, तो व्यक्ति या प्राणी वैसी प्रतिक्रिया करने लगता है। इससे हुआ क्या? वही मैंने बात बताई थी, सीखना हुआ। प्राणी सीख गया। क्या सीख गया? घंटी के प्रति
मुंह में लार उत्पन्न करना सीख गया, तो सीखना मतलब व्यवहार में मॉडिफिकेशन, तो उसके व्यवहार में एक प्रकार से परिवर्तन हो गया। और पावलो साहब ने भी यही काम किया। याद रखिए, पहली बार जब उन्होंने घंटी बजाई तो कोई कुत्ते के मुंह में लार नहीं आई, लेकिन बार बार जब घंटी की आवाज को फूड के साथ पेयर किया गया, कि इससे क्या हुआ, धीरे धीरे कुत्ते के अंदर एक प्रकार से लर्निंग उत्पन्न हो गई और उसने पेयर करना सीख लिया। घंटी बजाई, भोजन दिया, कुत्ते ने खा लिया। अगली बार घंटी बजाई, फिर भोजन दिया, कुत्ते ने भोजन खा लिया। तीसरी बार, चौथी बार जब घंटी बजाई तो कुत्ते को ये लगने लगा कि भाई भोजन आने वाला है, तो उसके मुंह से लार उत्पन्न हो गई, जबकि भोजन आया ही नहीं। और ये उदाहरण हम हमारे आसपास हर रोज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम किसी गाय या भैंस का दूध निकालने के लिए सुबह या शाम को जाते हैं, तो एक बाल्टी हम लेके जाते हैं, चाहे वो स्टील की हो चाहे एल्यूमिनियम की हो। जब हम बाल्टी ले जा करके गाय या भैंस के पास रखते हैं, तो जो बाल्टी का पकड़ने वाला कड़ा जिसको बोलते हैं, जैसे ही वो गिर के टन सी आवाज करता है, तो वो गाय या भैंस का जो बेबी होता है वो नाचने लगता है, उछलने लगता है। अभी उसको दूध पिलाया नहीं गया है, अभी उसको खोला नहीं गया, अभी वो बंधा हुआ है, लेकिन वो उछलने लगता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो अपने आप को खोलने भी नहीं देता, चारों तरफ चक्कर काट देता है। जो खोलने वाला व्यक्ति है, उसका हाथ उस खूंटे और रस्सी के बीच में भी आ जाता है, गुस्सा भी आता है व्यक्ति को कई बार, लेकिन वो इतना उत्साहित हो जाता है मात्र उस बाल्टी के कड़े की आवाज से। डेली ऐसी घटना को देख देख करके उसके व्यवहार में परमानेंट रूप से मॉडिफिकेशन। यही एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे जीवन में जो क्लासिकल कंडीशनिंग को चरितार्थ करते हैं, और हम उन उदाहरण के माध्यम से क्लासिकल कंडीशनिंग को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। प्राचीनतम अनुबंधन में जो मूल प्रक्रिया यह होती है कि जो CS है, कंडीशन स्टिमुलस है, घंटी अनुबंधित प्रतिक्रिया के साथ जुड़ता है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स का जुड़ जाता है, और प्राणी में अनकंडीशन रिस्पॉन्स उत्पन्न करने लगता है। पावलो ने कुत्तों को भोजन दिया और उनकी लार की प्रतिक्रिया का मापन किया कि कुत्तों ने कितनी क्वांटिटी में लार उत्पन्न की है। उन्होंने यहां कट करके उनके एक नाली लगा दी और नीचे लगा दी टेस्ट ट्यूब। तो जैसे ही उनके मुंह में लार उत्पन्न होती थी, उस कट के माध्यम से, उस ट्यूब के माध्यम से वो टेस्ट ट्यूब में वो लार इकट्ठी हो जाती थी, तो वो देखते थे कितनी लार उत्पन्न हुई। इस तरह उन्होंने मापा उसको। फिर उन्होंने क्या किया, खाना परोसने से ठीक पहले घंटी बजानी शुरू कर। प्रयोग के प्रारंभ में क्या हुआ, कुत्तों में जब तक लार उत्पन्न हुई जब तक कि उनको भोजन प्रस्तुत नहीं किया गया। शुरुआत में ऐसी बात हुई, हालांकि थोड़ी देर बाद केवल की घंटी की आवाज पर ही कुत्तों ने लार टपकाना शुरू कर दिया, और उतनी ही जितनी भोजन के देखने पर लार उत्पन्न हो रही, क्योंकि मापा उन्होंने। और इस प्रकार भोजन के साथ घंटी की आवाज को जोड़ना पावलोव ने कुत्तों को सिखा दिया और कुत्तों ने सीख लिया, और यही बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, ये लर्निंग है। और सबसे पहले ये प्रयोग किया गया, इसलिए इसको प्राचीनतम कहते हैं। अब प्राचीनतम अनुबंधन में कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें जानना जरूरी है। सबसे पहली बात है जिसको हम अनुबंधित उद्दीपक या प्राकृतिक उद्दीपक कहते हैं, अनकंडीशनड स्टिमुलस, और बार बार इसको हम यूसीएस बोलते हैं। एक सार्थक और महत्वपूर्ण जैविक उद्दीपक होता है जो बिना किसी प्रशिक्षण के ही व्यक्ति के अंदर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स उत्पन्न कर देता है। जैसे भोजन बहुत बड़ा सार्थक और महत्वपूर्ण जैविक उद्दीपक है। बच्चे को, चाहे वो 1 दिन का बच्चा है चाहे 1 घंटे का बच्चा है, फूड के प्रति प्रतिक्रिया करना कोई नहीं सिखाता है। प्राकृतिक रूप से ही व्यक्ति भोजन के प्रति एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया करता है। तो जो भोजन यहां पर हुआ उसको हम यूसीएस के नाम से जानते हैं, अनकंडीशनड स्टिमुलस। वहीं पर आ गया कंडीशनड स्टिमुलस, अनुबंधित या पर्यावरणीय उद्दीपक। याद रखें, इसमें जो
कंडीशन स्टिमुलस है, इसको हम पर्यावरणीय उद्दीपक के नाम से जानते हैं, और अनकंडीशन स्टिमुलस को हम प्राकृतिक उद्दीपक के नाम से जानते हैं। यहां पर जो पर्यावरण की बात मैं कर रहा हूं, व्यक्ति के आसपास के इन्वायरमेंट से निकला हुआ उद्दीपक। कोई किताब, कोई बाइक, कोई साइकिल व्यक्ति के मुंह में पानी नहीं ला सकती। वो दूसरे प्रकार के रिस्पॉन्स व्यक्ति के अंदर करवा सकती है। अब बाइक देख करके किसी व्यक्ति की बाछें खिल जाना, खुश हो जाना, वो प्राकृतिक रिस्पॉन्स है। उसके लिए जो बाइक है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है, उसकी बाछें खिल जाना वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। अगर बाइक को भोजन के साथ जोड़ दे और तब बाइक को देखते ही अगर व्यक्ति के मुंह में पानी आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि जो बाइक है यहां पर कंडीशन स्टिमुलस है, और जो मुंह में पानी आना वो कंडीशन रिस्पॉन्स है। इसे हम पर्यावरणीय उद्दीपक के नाम से भी जानते हैं। अनुबंधित प्रतिक्रिया, जो प्राकृतिक उद्दीपक के प्रति की गई बिना किसी परीक्षण के, बिना किसी टेस्टिंग के, बिना किसी ट्रायल के जो प्रतिक्रिया होती है, उसे हम अनकंडीशन रिस्पॉन्स या अनुबंधित प्रतिक्रिया कह सकते हैं। भोजन देखते ही लार टपकना, यहां पर जो लार टपकी है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स। और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है? ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसा रिस्पॉन्स जो अनकंडीशनड स्टिमुलस की प्रस्तुति के प्रशिक्षण के बाद उत्पन्न होती है। अगर हम अनकंडीशनड स्टिमुलस उसको देते रहें और साथ में कंडीशन स्टिमुलस भी उसके साथ जोड़ते रहें, तो उसके बाद जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी वो कंडीशन रिस्पॉन्स कहलाएगा। जैसे पावलो के एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल हम ले, तो घंटी बजाने पर अगर कुत्ते के मुंह में लार उत्पन्न होती है, तो उस समय उस लार को हम कंडीशन रिस्पॉन्स का नाम देंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग में कुछ बेसिक प्रोसेसेस, प्रक्रियाएं होती हैं। पहली है विलोपन। नाम से स्पष्ट है, विलोप हो जाना, एक्सटिंक्शन। आप समझिए कि विलोपन किस चीज का होगा? जो चीज सीखी गई थी। साहचर्य प्रक्रिया, जब हम उनको आपस में जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं, उसके दौरान उसने जो सीखा था, अगर वो वैसा रिस्पॉन्स करना छोड़ दे, उसे हम विलोपन कहेंगे। अगर घंटी की आवाज पर कुत्ते के मुंह में लार आनी बंद हो जाए, तो वो कहेंगे कि जो उसने सीखा था वो विलुप्त हो गया। ये क्यों उत्पन्न होता है? ये उत्पन्न इसलिए होता है कि दोनों उद्दीपकों के बीच में अगर टाइम गैप ज्यादा रख दिया जाए, तो कुत्ते के अंदर वो प्रतिक्रिया है वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगती है। इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए। आपने घंटी बजाई, कुछ देर बाद, जस्ट 2-3 सेकंड बाद आपने कुत्ते को भोजन दे दिया। 5-6 बार ऐसा किया आपने, तो अगली बार जैसे ही घंटी बजाएंगे, टन 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 कुत्ते को मुंह में लार आ जाएगी। अब इसका दूसरी रूप देखिए, आपने घंटी बजाई और 1 घंटे बाद कुत्ते को भोजन दिया। तक तक बेचारा थक चुका था इंतजार करके। अगली बार भी ऐसे ही किया। देखिए, टाइम गैप घंटी बजाने और भोजन देने के बीच में जितना ज्यादा समय बढ़ता चला जाएगा, आपने आज घंटी बजाई, 3 दिन बाद भोजन दिया, फिर दोबारा घंटी बजाई, तो कुत्ता आराम से बैठा रहेगा, उसको मुंह में लार आएगी नहीं। वो कहा पता नहीं कैसा पागल आदमी है, घंटी बजाए भोजन नहीं देता है। तो ये क्या है? विलोपन। पुनरानुबंधन, रिकंडीशनिंग। विलोपन के बाद पहले से युग्मित, पहले से जो पेड़ अनुबंधित और अनुबंधित उद्दीपकों की प्रस्तुति की स्थिति में अगर व्यक्ति या प्राणी कंडीशन रिस्पॉन्स देने लगे, तो हम उसको कहते हैं पुनरानुबंधन, रिकंडीशनिंग। कैसे? कि दोनों उद्दीपक हमने कई दिन पहले पेयर करके छोड़ दिए, फिर 1 महीने बाद फिर हमने घंटी बजाई और भोजन दिया, तो जैसे ही घंटी बजाई, अगर कुत्ते के मुंह में लार उत्पन्न हो गई, तो उसको पुनरानुबंधन कहेंगे, कि रिकंडीशनिंग।
तुरंत उसको वो चीज उसकी स्मृति में जो बसी हुई थी, जिसने वो सीखा हुआ था, वो उसको याद आ गया और उसने प्रतिक्रिया कर दी। सहज पुनः प्राप्ति, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसमें और रिकंडीशनिंग में एक आधारभूत अंतर है। रिकंडीशनिंग में विलोपन या एक्सटेंशन नहीं होता है, जबकि स्पॉन्टेनियस रिकवरी हम तभी कहेंगे जब प्राणी के अंदर विलोपन की प्रतिक्रिया हो चुकी है, अर्थात घंटी बजाने से उसने लार टपकाने से मना कर दिया है कि अब मैं नहीं कर सकता। उस स्थिति में अगर व्यक्ति या प्राणी दोनों उद्दीपकों को जो कि पहले पेयर किए गए थे, उनके प्रस्तुत करने के पश्चात अगर तुरंत कंडीशन रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे, तो उसको हम कहेंगे कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसको समझिए, घंटी बजाने से कुत्ते ने लार टपकाना बंद कर दिया, वो होगा विलोपन। अब कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद घंटी बजाई, तुरंत भोजन दे दिया, और दूसरी बार, तीसरी बार में घंटी बजाते ही अगर कुत्ते को मुंह लार आने लग जाए, तो आप समझ लेना कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी है। सहज पुनर्प्राप्ति हो गई किस बात की? जो सीखी हुई प्रक्रिया थी उसकी। अब उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। प्राणी किसी एक उद्दीपक के प्रति एक प्रकार का व्यवहार करना सीखता है, यूं कह लीजिए एक प्रकार की प्रतिक्रिया करना सीखता है। अगर उसी उद्दीपक से मिलते जुलते और उद्दीपक हैं, एक जैसे नहीं है लेकिन उससे मिलते जुलते हैं, उनके प्रति भी अगर प्राणी वैसी ही प्रतिक्रिया करने लगे, तो उसको उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। अगर एक घंटी की आवाज से कुत्ते के मुंह लार आती है, वहीं पर अगर उस घंटी की आवाज को तेज कर दे या दूसरी कोई घंटी की आवाज ले ले, उसकी आवाज से भी कुत्ते के मुंह में लार आ जाए, तो उस प्राणी ने क्या किया? उस दूसरी घंटी के आवाज का सामान्यीकरण कर लिया, तो उसको उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। अगर कोई ने गर्म दूध पी लिया और मुंह जल गया उसका, तो जब वो लस्सी पिएगा तो वो भी सफेद रंग की है, जब वो पिएगा तो उसमें फूक मारेगा, जबकि लस्सी गर्म नहीं होती है। तो क्या किया उसने? स्टिमुलस जनरलाइजेशन, उद्दीपक का सामान्यीकरण कर लिया कि हो सकता है इससे भी मेरी जीभ जल जाए। और उद्दीपक विभेदन, ये उद्दीपक सामान्यीकरण के जस्ट अपोजिट प्रतिक्रिया होती है कि प्राणी दो उद्दीपकों के बीच में अंतर करना सीख ले। कि एक घंटी बजाई, टन टन टन, उसे मुंह में लार आ गई। अब दूसरी प्रकार की घंटी बजाई, साइकिल वाली, टन टन, उससे मुंह में लार उत्पन्न नहीं हुई, उसको हम कहेंगे स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। हालांकि घंटी दोनों ही थी, दोनों समान दिखने वाली थी, दोनों की आवाज भी लगभग सिमिलर थी, फिर भी कुत्ते ने पहचान लिया कि मुझे मूर्ख बना रहे हैं, तो उससे उसने लार उत्पन्न नहीं की। तो ये समझ लेना कि उसने उन दोनों उद्दीपकों के बीच में विभेदन करना सीख लिया। कंडीशनिंग या अनुबंधन के कुछ प्रकार सुझाए हैं पावलो साहब ने, वो कौन कौन से हैं? समकालिक अनुबंधन, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। ये अनुबंधन कब होता है प्राणी में? जब अनुबंधित उद्दीपक, अनकंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड स्टिमुलस दोनों एक साथ दे दिए जाएं, एक साथ साइमल्टेनियस, तो उसके कारण जो कंडीशनिंग उत्पन्न होगी उसको हम समकालिक अनुबंधन का नाम देंगे। दूसरा अनुबंधन का प्रकार है विलंबित अनुबंधन, डिलेड कंडीशनिंग। इसमें जो कंडीशन स्टिमुलस है उसके प्रस्तुत करने और अनकंडीशन स्टिमुलस के प्रस्तुत करने के बीच में अगर ओवरलैपिंग है और उससे जो कंडीशनिंग होगी उसको हम डिलेड कंडीशनिंग कहेंगे। अब ये ओवरलैपिंग कैसे होगी? ओवरलैप कैसे होता है? जैसे ये हाथ है, दूसरा हाथ अगर यहां है तो ओवरलैपिंग नहीं, ये तो यहां पर हाथ, यहां पर ओवरलैपिंग का मतलब है घंटी बजाते बजाते भोजन प्रस्तुत कर दिया। घंटी बजानी बंद नहीं हुई, अभी बज रही है, टन 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 करते करते भोजन भी दे दिया, ये ओवरलैपिंग हो गई। और इसके कारण से जो अनुबंधन प्राणी में उत्पन्न होगा उसको हम डिलेड कंडीशनिंग
विलंबित अनुबंधन के नाम से जानेंगे। तीसरा अनुबंधन का प्रकार है चिन्ह अनुबंधन यानी ट्रेस कंडीशनिंग। ये कब होता है? ऐसा अनुबंधन जिसके दौरान कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस ओवरलैप नहीं होते हैं। अब समकालिक में एक साथ देते हैं, घंटी भी और टन बजाई और भोजन दे दिया। डिलेड में क्या है कि ओवरलैप, घंटी बज रही है और भोजन दे दिया तभी। चिन्ह अनुबंधन में क्या है कि पहले कंडीशनड स्टिमुलस, घंटी हमने बजाई और फिर भोजन दे दिया, तो बीच में हल्का सा गैप रखा, उसमें थोड़ा गैप रखा हमने, बहुत ज्यादा गैप नहीं रखा, थोड़ा गैप रखा, तो इससे जो अनुबंधन होता है उसे हम चिन्ह अनुबंधन या ट्रेस कंडीशनिंग कहते हैं। क्योंकि जब घंटी बजाने के कुछ समय बीत जाने के बाद जब हम भोजन देते हैं, तो जो बीच में का जो समय रह गया ना, उस अवधि को, उस इंटरवल को हम ट्रेस इंटरवल के नाम से जानते हैं और इसीलिए इसको ट्रेस कंडीशनिंग भी कहते हैं। और चौथा अनुबंधन का प्रकार है बैकवर्ड कंडीशनिंग यानी कि पश्चवर्ती अनुबंधन। इस प्रकार का अनुबंधन तब होता है जब पहले भोजन दिया जाए, जिसको हम अनकंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं, और उसके बाद तुरंत, बहुत टाइम गैप नहीं रखना है, टाइम गैप रख दिया तो चिन्ह अनुबंधन हो जाएगा, उसके तुरंत बाद घंटी बजाई जाए तो उसको बैकवर्ड कंडीशनिंग कहते हैं। क्योंकि फॉरवर्ड कंडीशनिंग नाम से कोई चीज नहीं होती। जब कंडीशनिंग की जाती है, पहले घंटी बजाई जाएगी तब भोजन दिया जाता है, लेकिन बैकवर्ड कंडीशनिंग तब होगी, पहले भोजन दिया जाएगा फिर घंटी बजाई जाएगी, और उससे जो कंडीशनिंग होगी उसको हम पश्चवर्ती अनुबंधन या बैकवर्ड कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये मेरे रेफरेंसेस हैं। अगर आपको इस लर्निंग के प्रकार को गहराई से समझना है तो इन रेफरेंसेस को आप जरूर देखिए, जरूर रेफर कीजिए और गहराई से इनको आप पढ़िए। तो दोस्तों, वीडियो के कंटेंट और प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अगर अच्छा लगता है तो औरों को बताएं। इसमें कुछ कमी लगती है, आपका कोई प्रश्न है या आप कोई बात मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई क्रिटिकल कमेंट आप करना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है vermasujit@yahoo.com। और अगली हमारी जो परिचर्चा होगी वो होगी ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, न्यूमेटिक अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।